चलो रिकॉर्डिंग शुरू। और ये पेन आ गई यहाँ से। ओके, चलो इस इक्वेशन से हम शुरू करते हैं वापस। हमारे पास यहाँ पर अगर मैं पूरा ब्रैकेट कर दूं, ठीक है, शुरुआत में, तो ये इक्वेशन के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ई नॉट जेड एन टू प्लस जेड एन माइनस आर टी अपॉन टू एफ लॉग वन अपॉन जेड एन टू प्लस, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही मैं ये ब्रैकेट रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसीलिए जैसे ही मैं ये ब्रैकेट रिमूव करूंगा, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये उन्होंने डायरेक्ट स्टेप लिया हुआ है। अब इस स्टेप के अंदर और भी दो बातें हैं, ये दोनों को हम साथ में लिख रहे हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द कॉपर एंड जिंक को साथ में लिख रहे हैं। और ये सेकंड एंड फोर्थ जो टर्म है, जिसके अंदर मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, आर टी अपॉन टू एफ, है ना। ये आर टी अपॉन टू एफ को हम कॉमन ले रहे हैं, लेकिन जो सेकंड टर्म पहले लिखी हुई वो नेगेटिव है। तो माइनस आर टी अपॉन टू एफ कॉमन लोगे तो अंदर ब्रैकेट में वैल्यूज चेंज होगी। ये नेगेटिव टर्म पॉजिटिव होगी और ये पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो जाएगी। ओके, कहाँ गया अभी शेयर हमारा? ओके, तो चलो वापस आ गया मैं। तो ये इक्वेशन के अंदर हम दोनों को साथ में ले रहे हैं। किसको साथ में ले रहे हैं? ई नॉट सी टू प्लस और ई नॉट जेड एन टू प्लस। सेकेंड और थर्ड फोर्थ टर्म में आर टी अपॉन टू एफ कॉमन है। तो सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है? मतलब वो कन्वर्टिंग मीटिंग रिकॉर्डिंग वाली स्क्रीन आ रही। अच्छा ऐसा है, तो मैं स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ, वापस शेयर कर रहा हूँ। आ गई, ये देखिए, अब आ गई। हाँ आ गई है। ओके, तो ये दोनों हमने साथ में लिया और नेगेटिव हमने आर टी अपॉन एन एफ को कॉमन ले लिया। तो लॉग वन अपॉन सी टू प्लस माइनस लॉग वन अपॉन जेड एन टू प्लस आया। अब मैथ्स के अंदर जो मैथ्स के बच्चे हैं, उनको पता है कि जब हम लॉग ए माइनस लॉग बी करते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन बी, डिवीजन में। है ना। बस बस यही काम यहाँ हाँ पर हुआ है, ठीक है। यही कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। कैसे? देखो, अब आपके पास ये दोनों वैल्यू है, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। ए की जगह लिखा हुआ है वन अपॉन सी टू प्लस, बी की जगह लिखा है वन अपॉन जेड एन टू प्लस। सो वैल्यू क्या आएगी? लॉग ए अपॉन बी, ए मतलब वन अपॉन सी यू प्लस टू अपॉन बी वन अपॉन जेड एन प्लस टू, है ना। अब इसको तो सॉल्व करना, अभी ट्वेल्थ में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या वैल्यू आ जाएगी? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर नीचे चले जाएंगे ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा? जेड एन प्लस टू, और नीचे क्या आ जाएगा? जेड एन प्लस सी यू प्लस टू, सी प्लस। है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द जेड एन टू प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सी यू टू प्लस। बस यही जो उन्होंने लिखा है यहाँ पर, इक्वेशन एकदम इजी हो गया। ई सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन टू एफ नेचुरल लॉग Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन CO2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर एक काम ये भी हो सकता है कि अगर मुझे तो पता है डेनियल सेल में क्या है, यहाँ पर मेरे पास डेनियल सेल में जिंक एनोड पर होता है और कॉपर कैथोड पर है। तो एक जनरल इक्वेशन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूँ कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग, इसकी जगह पर एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड कॉन्सेंट्रेशन। तो एक जनरल इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। नर्स इक्वेशन फॉर एनी सेल will calculate will calculate
non-standard cell from the standard cell potential minus RT upon NF into log एनोड concentration अपॉन कैथोड concentration। तो ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ जो पहले इक्वेशन हमें बताया ना 3.11, ये इक्वेशन हमारे डेनियल सेल के लिए है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारे पास हमेशा डेनियल सेल ही हो, हर बार नया आ सकता है ना। तो ये जनरल इक्वेशन हुआ। जो भी एनोड मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड के आपका बीकर है, एनोड पर जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन राइट हैंड साइड बीकर मतलब कैथोड इलेक्ट्रोड के साथ जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें कांस्टेंट भी है, जैसे गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर, फैराडे। ओके, तो ये पूरे इक्वेशन में वेरिएबल मुझे सिर्फ यही लग रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, अब इसके अंदर भी थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है, क्योंकि देखो कैलकुलेशंस के लिए ये नेचुरल लॉग आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम करेंगे। तो जब भी हम नेचुरल लॉग को रिमूव करके लॉग एंड बेस 10 करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं, जनरल फॉर्मूला में, और लॉग हम बेस 10 पर लिखे, तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो सकता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ये इक्वेशन बार बार लिखना तो दिमाग में आ जाए, माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ इंटू लॉग एट द बेस 10 एनोड कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कैथोड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कैलकुलेशन में ले सकते हैं क्योंकि ये लॉग वैल्यूज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस पूरे इक्वेशन के अंदर मुझे कुछ बातें ऐसी मिल रही है कि जो कांस्टेंट है। तो कौन कौन सी बातें कांस्टेंट है, तो देखो ध्यान से, ये सारे वैल्यूज कांस्टेंट है। ठीक है, ये सारे वैल्यू कौन कौन से, 2.303 आर वैल्यू गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर वो कितना होता है 298, और फैराडे। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज जब भी आप लिखोगे तो कांस्टेंट की जो वैल्यूज है उसकी कैलकुलेशन भी कांस्टेंट ही रहेगी, और वो कैलकुलेशन कितना आएगा, यू कैन सी हियर 0.059। अगर आप यहाँ कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर आपके पास कैलकुलेटर है। सर वॉइस नहीं आ रहा है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि इस इक्वेशन के अंदर जो 2.303 आर टी और एफ वैल्यूज है ना वो कांस्टेंट है। अब इसकी वैल्यूज यहाँ पर लिख दो, तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, दैट आंसर इज 0. कहाँ पे दिया है ये देखो एरो मैंने किया ना, 0.059, 290 0.059। 0.29। अभी 2 को डिवाइड मत करो, ओके ये 2 को अभी कंसिडर ही मत करो आप। ये वैल्यू किसकी है, जो मैंने ये बताया ना, 2.303 into R gas constant value into temperature 298 Kelvin and the Faraday value 96500। ओके, तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। R की वैल्यू आप कितनी लोगे, तो 8.314, इसकी वैल्यू कितनी लोगे 298, और फैराडे की वैल्यू 96500। तो ये सब वैल्यूज रखकर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो उसका आंसर 0.059 आएगा। तो इसीलिए नर्स इक्वेशन को अब थोड़ा सा और सिंपल बनाया है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट क्या हो जाएगा, तो ई सेल नॉन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ एनी गिवन सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल
standard cell potential of a given cell minus 0.059 upon n log anode concentration upon cathode concentration. आया समझ में? इंस्टेड ऑफ RT अपॉन F की जगह कौन सी वैल्यू रख दी? 0.059. ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई. तो अब आपके पास दो वैल्यूज चाहिए, एक तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन. अगर ये दो वैल्यूज आपके पास है, ठीक है, ये दो वैल्यूज आपके पास है, तो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर सकते हो और ये दो वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल से मिल जाएगी. है समझ में? तो नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए हम यूज करते हैं? तो नर्स्ट इक्वेशन is useful to calculate non-standard cell potential of a cell. Standard cell potential तो हम कहाँ से करेंगे? EMF सीरीज से. EMF सीरीज में जो रिडक्शन पोटेंशियल ये होता है ना स्टैंडर्ड, उसके सब्सट्रैक्शन से. लेकिन नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में तो उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन. तो कभी भी 1 मार्क का क्वेश्चन आए, विच इज द सर EMF का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है, वो EMF सीरीज हमने देखी है 3.1 में अभी आज. तो वहां के वैल्यूज आप लिखोगे तो आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल जाएंगे. लेकिन सेल पोटेंशियल नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में चाहिए तो आपको ये इक्वेशन कंपलसरी यूज करना पड़ेगा. और इस इक्वेशन के अंदर हमें एक वैल्यू एन वैल्यू और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन चाहिए ही चाहिए, तभी हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सर ये n कैसे फाइंड करने का? वो अब मैं बताता हूँ. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. तो हमारे पास एग्जांपल है कि कैसे n वैल्यू लेनी है. आपके पास एक है CR को छोड़ो CU ले लेते हैं. चलो इंस्टेड ऑफ CR CU ले लें. CU +2 और दूसरा है आपके पास Al+2. ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर हम रिएक्शन शुरू करते हैं. कॉपर सर आवाज नहीं आ रही है. किसको नहीं आ रही है? सर मतलब अटक जाती है आपकी आवाज बीच बीच में. तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तेरा. आरिफ का प्रॉब्लम, मतलब आरिफ तो आपके पापा का नाम है ना, और हम का जो प्रॉब्लम था वो कुशल का हो गया. ठीक है, ये दोनों सेल लेकर हम रिएक्शन शुरू करते हैं. देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज्यादा है. द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर देन द एल्यूमिनियम. तो हमारा कॉपर कहाँ पर होगा? कैथोड पर. तो कैथोड के रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? तो देखो Cu+2 receives 2 इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट्स इनटू Cu सॉलिड. और एनोड पर कौन रहेगा? तो एनोड पर एल्यूमिनियम रहेगा. तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम विल बी ऑक्सीडाइज. तो एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज कैसे होता है? तो जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा तो वो Al3+ आयन बनेगा, है ना. तो वो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन. अब ध्यान से देखो, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं. तो ये दोनों रेडॉक्स रिएक्शंस के अंदर एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वल. तो हम क्या करते हैं, पूरे हाफ रिएक्शन को LCM से मल्टीप्लाई करते हैं. ये पूरे हाफ रिएक्शन को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे पास नया इक्वेशन क्या बन जाएगा? 3Cu+2 + 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू 3Cu. और नीचे जो इक्वेशन है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो 2 एल्यूमिनियम सर ये 3 को क्यों मल्टीप्लाई किया? 2Al3+ और नीचे 2 को + 6 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब यहाँ पर एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है. तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, तो ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं. तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या आई? तो फाइनल रिएक्शन 2 एल्यूमिनियम +
3Cu plus 2 gives you 2Al plus 3 plus 3Cu। तो यहाँ पर एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n वैल्यू क्या आ गई, तो n इज इक्वल टू 6। आया समझ में? तो आप सर एक बार वापस से सीधे समझा दो ना। सिंपल ही तो समझाया। आपके पास आयंस कौन से थे, कॉपर और एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम। कॉपर का हाँ। रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिड्यूस होगा, इसलिए एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव हम्म। किए, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। हम्म। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। मल्टीप्लाई। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6, है ना। तो 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, और 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे पूरे रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये पूरे के पूरे रिएक्शन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता मल्टीप्लाई है। करना। हाँ, तो इसीलिए मेरा इक्वेशन क्या हो गया था, 2 एल्यूमिनियम गिव्स यू 2Al3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। सर ये तो इक्विलिब्रियम का नहीं हो गया, हाफ हाफ रिएक्शन वाला। रेडॉक्स का हुआ, हाँ। है ना। तो बस इसी तरह से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करने हैं, और बैलेंस कर कर जो नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन आए ना, वो आपको ढूंढना है, दैट इज योर एन वैल्यू। अब कॉपर और जिंक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कॉपर के अंदर वैलेंसी क्या थी, +2, और जिंक के अंदर भी वैलेंसी क्या है, +2। तो यहाँ पर अगर मैं Zn2+ रख दूं, Zn2+, तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, है ना। तो वहां पर एन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। therefore they have taken the value n is 2, यहाँ पर 3.12 इक्वेशन में, है ना। ये डेनियल सेल है, इसीलिए अगर डेनियल की जगह मैंने एल्यूमिनियम कॉपर का लिया होता तो वहां पर वैल्यू मुझे कितनी रखनी पड़ती, 6। तो ये एन वैल्यू डिपेंड करती है सेल रिएक्शन पर। तो सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसीव या रिलीज होते हैं, उसके ऊपर एन वैल्यू आती है। और कॉन्सेंट्रेशन तो न्यूमेरिकल में दे दिया होगा। तो इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन ढूंढेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, और एन वैल्यू लिखेंगे, और बाकी सब कैलकुलेशन करेंगे, तो हमें आंसर मिलते जाएंगे। तो मैं ये निकाल देता हूँ, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, तो क्या लिखा है देखो तो, सॉरी, एक और एग्जांपल, निकल और अर्जेंटिनम के लिए। निकल लेफ्ट साइड है, अर्जेंटिनम राइट साइड। दिस इज माय एनोड, अर्जेंटिनम कैथोड। सेल रिएक्शन क्या हो रही है, निकल Na में से Na+2 बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लेकिन Ag क्या कर रहा है, सिर्फ Ag+ से Ag बन रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। तो मुझे Ag को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब इसको नस्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT/2F log Ni2+ अपॉन Ag+, Ag+ का स्क्वायर। ये स्क्वायर क्यों आया, ये स्क्वायर क्यों आया, इक्विलिब्रियम में था। मतलब उसमें हमने मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए। ओके, तो इक्विलिब्रियम में भी था ना, जो भी कोएफिशिएंट्स होते हैं वो पावर बन जाते हैं। तो वही रूल यहाँ पर अप्लाई हुआ है। अब ये जनरलाइज इक्वेशन आपके सामने आया। सपोज आपके कोई रिएक्शन, सेल रिएक्शन के अंदर
ए रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट ए है, बी रिएक्टेंट का कोएफिशिएंट बी है, सी प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट सी है और डी प्रोडक्ट का कोएफिशिएंट डी है ना। और उसके अंदर नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन शायद n है। तो ये सब का एक इक्वेशन बना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। क्यू क्या था? क्वोशंट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर एल क्यू एल एन क्यू क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में सी और डी है, लेकिन उसके कोएफिशिएंट सी और डी भी है। तो concentration of C raised to C, concentration of D raised to D, and concentration of A raised to A upon concentration of B raised to B। ये सारा कंसेप्ट इक्विलिब्रियम 11th का है। ओके, तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं आज के लिए, कल फिर मिलेंगे। सर ये क्यू क्या था? रिएक्शन क्वोशंट। इक्विलिब्रियम 11th के अंदर केसी वैल्यू और क्यूसी वैल्यू का जो कंसेप्ट था ना, वही वैल्यू का कांस्टेंट। तो अब ये नर्स्ट इक्वेशन आपको फिर से होमवर्क में लिखकर मुझे बताना है, और इसकी एप्लीकेशन क्या सर? ये इक्वेशन पूरा हमें होमवर्क में लिखना है। आया बस ये एक अबे पूरी थियरी। ये 2 पेज है क्या? इतना ही क्या है?